बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 405 पर पर्सनालिटी साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 24 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 24 का नाम है कैलीज कोग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी। इसमें अगर बात की जाए इस लेसन को लेकर तो इसमें जो हाईलाइट किए हुए रेड कलर के पॉइंट है यही इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये कि इसमें हर एक जो लेसन है, हर एक लेसन के इंट्रोडक्शंस में जो कुछ आपको हेडिंग्स दी गई हैं, हर एक लेसन्स के जो इंट्रोडक्शंस की हेडिंग्स है एक दूसरे लेसन के साथ मैच करती हैं, तो इनको आप स्किप कर दें तो ऑलमोस्ट ठीक रहेगा। फर्दर ये है कि जो मेन इंट्रोडक्शन है हर एक लेसन का उसको बस रीड आउट कर लीजिएगा। मज़ीद जो है वो बीच बीच में से ही जो जहाँ से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होती है हर एक लेसन की, उस पे आपका फोकस हो। जैसे कि मैं इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ कि कैली थ्योरी जो है ना वो फिनोमेनोलॉजिकल है और इसका जो फोकस है वो इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है हर एक इंसान को लेकर इंफरादी तौर पर। ह्यूमरिस्टिक जो सिंस है वो भी फोकस करती है क्रिएटिव पावर्स और ऑप्टिमिस्टिक को लेकर, जो कि कैली की थ्योरी को अप्रोचेबल बनाती है। कैलीज की जो है ना ज़्यादातर जो इंसान को लेकर जो फोकस है वो बिहेवियर और थॉट्स को लेकर है। और ये जो है सेट ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट है। कौन सी चीज़ें? बिहेवियर और थॉट्स। और एक इंसान का जो प्रोसेस होता है वो बिहेवियर और थिंकिंग पे होता है कि वो किस तरह से वाज़ेह करता है, एंटिसिपेट करता है रियलिटी को, मानता या नहीं मानता, मतलब कि गुड वर्सेस बैड या फ्रेंडली वर्सेस हॉस्टाइल। ओके, अब आते हैं हम मेन पैराग्राफ की तरफ। तो जॉर्ज केली कोग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। जॉर्ज केली की थ्योरी फिनोमेनोलॉजिकल है जो इंसान के इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि उसके यहाँ इंसान के अंदर का नज़रिया पर फोकस करती है। और ये कोग्निटिव भी ना ये जो थ्योरी है कोग्निटिव भी है जॉर्ज केली की, क्योंकि ना ये मेंटल इवेंट्स को ना स्टडी करती है। और ये एग्जिस्टेंशियल्स भी है थ्योरी, क्योंकि ना ये फ्यूचर पर फोकस करती है और इंसान की आज़ादी को समझती है कि वो अपनी लाइफ को ना डिसीजन खुद ले सकता है। और ये ह्यूमनिस्टिक भी है थ्योरी, क्योंकि ना ये इंसान की क्रिएटिव पावर्स पर फोकस करती है और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से दिखाती है। मज़ीद यह है कि कैली के मुताबिक इंसान का बिहेवियर और सोच एक सेट ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट के ज़रिए गाइड होता है जो इंसान फ्यूचर इवेंट्स को ना प्रिडिक्ट करने में इस्तेमाल करता है। द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट के बारे में आप स्टूडेंट्स को फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि ये एक फंडामेंटल फैक्टर कि इंसान सोचने वाला है। इंसान का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इतना ऑब्वियस है कि हर पर्सनालिटी थ्योरी इस बात को एक्नॉलेज करती है कि ये बिहेवियर पर असर डालता है। जॉर्ज केली जो कि एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, पहले पर्सनोलॉजिस्ट थे, पेपर पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को कोग्निटिव पहलू के पर्सनालिटी को डोमिनेंट फीचर बनाया था। और इनकी थियोरेटिकल सिस्टम जो है ना द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी कंस्ट्रक्ट के नाम से ये कहती है, थियोरेटिकल सिस्टम ये कहता है कि इंसान एक साइंटिस्ट है और जो कि अपने पर्सनल वर्ल्ड को समझने, इंटरप्रेट करने, एंटिसिपेट करने और कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी लाइफ में ना अच्छी तरह से डील कर सकें। फर्दर ये कि इसमें बताया गया कि कैली का ये नज़रिया है कि इंसान का बिहेवियर साइंटिस्ट लाइक होता है और ये इनकी थ्योरी का हाल मार्क है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्दर ये कि इंसान जो एक अपने आसपास को लेकर आसपास के इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने और कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और ये जो है ना इन्हीं एस्पायरेशंस को रखा जाता है या उन्हीं एस्पायरेशंस को रखा जाता है जो साइंटिस्ट की होती हैं। और ये कैली ने 1955 में कहा था, इनकी किताब है के पेज नंबर 43 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे जो है वो बताया गया है कि कैली ने अपने फेलो जो साइकोलॉजिस्ट को ये कहा कि वो अपने सब्जेक्ट्स के पैसिव रिएक्टर्स ना समझे जो बस एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं।
इन्होंने कहा था कि इंसान भी ना साइंटिस्ट की तरह बिहेव करता है, जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंटरफेरेंस निकालते हैं और फ्यूचर के लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं। कैली का ना अपना सोचने का तरीका है जो कि अपने टाइम में अमेरिकन साइकोलॉजी के डोमिनेंट थॉट से काफ़ी डिफरेंट है। ना कि कॉग्निटिव पर्सनालिटी थ्योरी में बहुत बड़ी इन्वेशंस जो थी लाई थी। बायोग्राफिक स्केच के बारे में बात की जाए तो कैली का बायोग्राफी मतलब कि उसकी फैमिली हिस्ट्री एक्सेट्रा सब कुछ इसमें बताया गया। तो जॉर्ज एलेक्जेंडर कैली का जो नाम है, अच्छा ये जो है पेपर पॉइंट व्यू से पूरा इम्पोर्टेंट है कि जॉर्ज कैली का पूरा नाम क्या है। जॉर्ज एलेक्जेंडर कैली है। तो ये जो थे 28 अप्रैल 1905 को जो थे पैदा हुए थे, कनासास में हुए थे वो, और अपने माँ बाप के अकेले बेटे थे कैली साहब, जो कि किसान थे इनके माँ बाप, और इनके वेल्डन प्रेस्बाइट्रियंस मिनिस्टर थे। और सॉरी, इनकी जो वालदा जो थी वो किसान थी और इनके वालिद साहब जो थे वो प्रेस्बाइट्रियन मिनिस्टर थे। लेकिन इनकी सेहत ख़राब होने के बाद ना इन्होंने फार्मिंग करना शुरू कर दी थी। कैली की जो शुरुआती तालीम ना एक छोटी सी कंट्री स्कूल में हुई थी। फिर इनके माँ बाप ने इन्हें विचिता खनसा भेजा, जहाँ इन्होंने 4 साल में ना 4 अलग अलग हाई स्कूल में ना तालीम ली थी। अच्छा, आगे इनके माँ बाप काफ़ी रिलीजियस थे, मेहनती थे और इन्हें शराब पीना, पत्ते खेलना और डांस करना बिल्कुल पसंद भी नहीं था। कैली के घर वाले ना ट्रेडिशनल माइंड वेस्टर्न वैल्यूज़ के मुताबिक थे और कैली को अपने माँ बाप की तरफ से काफ़ी तवज्जो मिलती थी क्योंकि ना वो इनके अकेले बेटे थे। फर्दर ये बताया गया कि कैली की एकेडमी को लेकर, तो कैली की एकेडमी कैरियर की जो शुरुआत फोर्ट हाइस केनास स्टेट कॉलेज से हुई थी। पेपर पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। वहाँ इन्होंने 1943 में ना एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी का पोजीशन हासिल किया था। इन्होंने अपने 12 साल के कैरियर में ना साइकोलॉजिकल क्लिनिक्स का प्रोग्राम बनाया था जो इन्हें और इनके स्टूडेंट्स के न्यू बिहेवियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका देती है जो स्कूल सिस्टम्स में सामने आते थे। इस दौरान कैली ने अपने पर्सनालिटी और साइकोथेरेपी की थ्योरीज को डेवलप किया था और ये वक्त था जब कैली ने फ्रीडियन अप्रोच को छोड़ा और इनके क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ने इन्हें ये सिखाया कि मिड वेस्टर्न्स लोग ज़्यादातर ना प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट डस्ट स्टॉर्म्स और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स से परेशान थे, ना कि इनका बिहेवियर लिबिडिनल फोर्सेस की वजह से था। ओके, आगे बात की जाए इस वाले पैराग्राफ की, तो इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान मतलब कि जंग अज़ीम दोइम के दौरान कैली ने नावल एविएशन साइकोलॉजिस्ट के तौर पर ना काम किया था। एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। वहाँ इन्होंने लोकल सिविलियंस पायलट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो थी वो चलाई थी। इनका एविएशन के लिए ना शौक नेवी के ब्यूरो ऑफ मेडिसिन और सर्जरी वाशिंगटन डीसी तक गया था, जहाँ वो 1945 तक एविएशन ब्रांच में काम करते रहे कैली साहब। इसी साल ना इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में ना एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोजीशन भी दी गई थी इस हवाले से। फर्दर ये है कि इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि कैली सिर्फ एक बेहतरीन टीचर, साइंटिस्ट और थ्योरिस्ट नहीं थे, बल्कि ना इन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट में लीडरशिप पोजीशंस भी संभाली थी। और कैली जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के क्लिनिकल और काउंसलिंग डिवीजन्स के प्रेसिडेंट भी थे। इन्होंने अमेरिकन बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स इन प्रोफेशनल साइकोलॉजी का भी कायम किया था, जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की क्वालिटी के बेहतर बनाने के लिए काम करते थे। और कैली ने 1951 से लेकर 1950 तक ना प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इन्होंने दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से ना टीचिंग और लेक्चर्स के लिए इनविटेशंस जो थे मिले थे कैली को। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में ना कैली ने अपने
अपना जो ज़्यादा वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए दिया था। मिसाल के तौर पर ह्यूमन्स इकोलॉजिकल फंड के ग्रांट के ज़रिए ना इन्होंने और इनकी वाइफ ने 1960 से 1961 में दुनिया के सफ़र किया था, जहाँ इन्होंने अपनी पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी को इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के लिए जो था वो अप्लाई किया था। पता है, अब आते हैं हम मज़ीद कॉर्नरस्टोन्स ऑफ कोग्निटिव थ्योरी को हम पढ़ लेते हैं। तो इस वॉल्यूम का सेंट्रल थीम ये है कि हर पर्सनालिटी थ्योरी अपने अंदर ना कुछ फ़िलोसफिकल अजम्पशंस रखती है इंसानी फितरत के बारे में। और ये मतलब है कि जो साइकोलॉजिस्ट अपने सब्जेक्ट इंसान ऑर्गेनिजम्स को देखने के तरीके चूज़ करते हैं ना, वो इसके पर्सनल मॉडल को काफ़ी हद तक ना तैयार कर देते हैं। जॉर्ज कैली ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया है कि हर इंसान की ना फितरत है समझने की जो भी तस्वर होती है वो। अच्छा, कैली ना बेसिक अजम्पशंस पे बेस्ड होती इसकी जो थ्योरी है बेसिक अजम्पशंस पे बेस्ड है, ये कॉर्नरस्टोन्स ऑफ कोग्निटिव थ्योरी। और ये अजम्पशंस कैली ने अपनी पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी को बनाते वक्त जो थी वो अपनाई थी या शामिल की थी। कंस्ट्रक्टिव आर्टविज़म्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया वरा के फर्स्ट पैराग्राफ में कि कैली का मेजर प्रीमिस ये था कि हर इंसान साइंटिस्ट की तरह काम करता है। हम लोग अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं अपनी थ्योरीज के मुताबिक कंस्ट्रक्ट सिस्टम्स के ज़रिए। कैली ने जो ह्यूमन फ्यूचर्स इवेंट्स को एक्यूरेटली एंटिसिपेट करने में मदद जो है वो की थी। हर इंसान अपने इवेंट्स को ना इंटरप्रेट, एक्सप्लेन या प्रेडिक्ट करता है अपने कंस्ट्रक्ट के ज़रिए। कंस्ट्रक्ट वो कैटेगरी होती है जो ये बताती है कि कैसे इवेंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। हर इंसान के ना अपने एक्सपीरियंसेस को समझने और इसका मतलब देने के लिए कंस्ट्रक्ट बनाने का पूरा हक है। और ये फ्रीडम को ना कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म से जो है उसको कहा जाता है। मतलब हम अपने कंस्ट्रक्ट्स को चूज़ करने में ना फ्री हैं, और लेकिन एक बार जो कंस्ट्रक्ट चूज़ कर लेते हैं ना तो हम इनसे हम इन्हीं कंस्ट्रक्ट को लेकर भी हमें ना बढ़ना होता है आगे। इसके अलावा इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया सेकंड वाले पैराग्राफ में कि आजकल लोग ना हर उम्र के अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स और चीज़ों को ना समझने के तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जॉर्ज कैली की विंटेज 1955 की थ्योरी अपने टाइम से ना काफ़ी आगे थी। इनकी अंडरलाइंग फिलोसफी कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म लोगों के लिए ऑप्शंस का एक डेजलिंग अरे है, जो कि इनको आम चीज़ों का अलावा अल्टरनेटिव्स की तरफ ना दावत देती है। जो फिलोसफी में ये कहा गया है, इस फिलोसफी में एक्चुअल में ये कहा गया कि ये ज़रूरी है कि लोग अपने सोचने के तरीके बदलें। ओके, लास्ट वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कंस्ट्रक्टिव आल्टविज्म को एक डॉक्ट्राइन की शक्ल में समझा गया है। तो ये क्या तो एक्चुअल में ना ये कहना था कि जो अब तक हमारी दुनिया का इंटरप्रिटेशन है वो रिजर्व या रिप्लेस हो सकता है, कुछ भी स्केर्ड नहीं है। ना कोई पॉलिटिक्स, ना रिलीजियंस, ना इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ना सोशल मॉरल्स, और ना ही कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो कि राइट होने का क्लेम कर सकती है। अगर लोग अपने सोच को बिल्कुल डिफरेंटली देखते हैं ना तो सब कुछ बदल जाता है। कैली का कहना था कि कोई भी ऐसे वैसा व्यू फॉर द वर्ल्ड नहीं होता जो पूरी तरह से ना इंटरप्रिटेशंस फ्री हो सके। हर इंसान की ना परसेप्शंस ऑफ रियलिटी हमेशा ना इंटरप्रिटेशंस का शिकार होती है। पीपल एज ए साइंटिस्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि कैली का मेजर प्रीमिस ये था कि हर इंसान साइंटिस्ट की तरह काम करता है। इसमें फिर दोबारा रिपीट कर दिया गया यही कुछ। तो मज़ीद ये कि जो फ्यूचर इवेंट्स को एक्यूरेटली एंटिसिपेट करने में मदद भी जो करता है इंसान। हर इंसान अपने लाइफ के इवेंट्स को अपने कंस्ट्रक्ट के ज़रिए इंटरप्रेट, एक्सप्लेन या प्रेडिक्ट करता है।
दूसरे पैराग्राफ में आपको बताया गया कि कैली की थ्योरी एक कंटेम्परेरी कोग्निटिव अप्रोच है पर्सनैलिटी के समझने के हवाले से, जो इस बात पर फोकस करती है कि लोग अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को कैसे परसीव और इंटरप्रेट करता है। कंस्ट्रक्ट थ्योरी ये बताती है कि वो अब प्रोसेस क्या है जो इंसान को अपनी लाइफ की साइकोलॉजिकल सिचुएशंस को समझने में मदद देती है। कैली ने पर्सनैलिटी का एक मॉडल प्रपोज किया था जिसमें इंसान को साइंटिस्ट के एनालॉजी से समझा गया है। इनका कहना था, मतलब ये कि कैली का कहना था कि जैसे कि साइंटिस्ट रियलिटी के बारे में अपने वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हैं और इनसे इवेंट्स को एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम भी ना अपनी लाइफ के इवेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कैली ने ये नहीं कहा था कि हर इंसान लिटरली साइंटिस्ट होता है जो अपने वर्ल्ड के एक छोटे से हिस्से को दिखाता है, सोफिस्टिकेटेड मेथड यूज़ करता है डाटा गैदर और एसेस करने के लिए। इस एनालॉजी को वो कैली ना अपनी थ्योरी में फिट नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हर इंसान साइंटिस्ट की तरह होता है क्योंकि ना वो अपने हाइपोथेसिस बनाता है और इन्हें वैलिडेट या इनवैलिड करने के लिए या वही साइकोलॉजिकल प्रोसेस है फॉलो करता है जो एक साइंटिफिक एंटरप्राइजेस में होती है। इस तरह से ना पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी का बेसिक प्रीमिस ये है कि साइंस को डिफाइन करने का तरीका हम सब अपनी लाइफ के एम्स और प्रोसीजर्स के ज़रिए सीखते हैं। साइंस का मेन गोल होता है कि प्रेडिक्ट करना, मॉडिफाई करना और इवेंट्स को समझना है, और ये सिर्फ ना साइंटिस्ट का काम नहीं है, हर इंसान का ये काम होता है। हम सब का मकसद होता है कि हम फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकें और अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर्सनल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कैली की थ्योरी जो है वो कोग्निटिव थ्योरी का असल जो मंजर या मकसद जो है इस बात पर है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट में जो लोगों और चीज़ों को देख कर समझता है, इस पर फोकस है ये पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी का। इसको ना किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, इस थ्योरी का नाम पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी रखा गया था। कैली ने इस थ्योरी का फोकस इस बात पर रखा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के इवेंट्स को किस तरह से समझता है और इन्हें ऑर्डर करता है, मतलब कि सीक्वेंस में डिसाइड करता है। कंस्ट्रक्ट टेम्पलेट्स फॉर रियलिटी में फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कंस्ट्रक्ट एक सोच का कैटेगरी है जो बताता है कि किस इवेंट्स में ना जो चीज़ें मिलती जुलती हैं वो दूसरे इवेंट्स से ना कैसे अलग होती हैं। हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए अपने पसंद के कंस्ट्रक्ट क्रिएट कर सकता है, और ये फ्रीडम्स जो इंसान को अपनी कंस्ट्रक्ट चूज़ करने के लिए मिलती है ना, इसे ना कंस्ट्रक्ट अल्टरविज़म से कहा जाता है। हम अपने कंस्ट्रक्ट्स को तो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी कंस्ट्रक्ट्स को चूज़ कर लेते हैं तो हम इन्हीं कंस्ट्रक्ट्स के जो है वो अंदर ही रह जाते हैं। इस वाले छोटी सी लाइन के पैराग्राफ में आपको बताया गया कि साइंटिस्ट भी अपनी थ्योरीज बनाते हैं ताकि ना वो अपने इवेंट इन्हें कंसर्न करते हैं और इनको समझ सकें। कैली के पर्सनल कंस्ट्रक्ट सिस्टम में ना कंस्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट वही है कि एक ऐसे कैटेगरी ऑफ थॉट जिसमें इंसान अपने पर्सनल दुनिया को समझने की कोशिश करता है। मज़ीद आपको इस वाले पैराग्राफ में बताया गया कि इंसान अपनी दुनिया को ट्रांसपेरेंट पैटर्न्स, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इंसान अपनी दुनिया को ना ट्रांसपेरेंट पैटर्न या टेम्पलेट्स के ज़रिए ना देखने की कोशिश करता है, जिससे वो अपने बनाए हुए पैटर्न से फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिट हमेशा अच्छे नहीं होता, मतलब ये फिटिंग जो स्टाइल है ये हमेशा अच्छी नहीं होती। अगर इंसान के पास ये पैटर्न्स ना हो तो दुनिया इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि वो कोई सेंस, मतलब कि कोई सेंस ही ना बने फिर दुनिया की। ओके, लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि ये ट्रांसपेरेंट पैटर्न्स या टेम्पलेट्स को ना कैली ने पर्सनल कंस्ट्रक्ट के नाम से जो था दिया था। पेपर पॉइंट प्रीवियस इंपॉर्टेंट है।
मतलब कि जितने भी ट्रांसपेरेंट या टेम्पलेट्स हैं ना, कैली ने इन्हीं को पर्सनल कंस्ट्रक्ट का नाम दिया था। दूसरे लफ्ज़ों में कंस्ट्रक्ट एक ऐसी सोच का कैटेगरी है जिसके ज़रिए ना इंसान अपनी दुनिया को समझता है, और ये इंसान को ना रियलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को समझाने का कंसिस्टेंट तरीका भी देता है। मिसाल के तौर पर एक्साइटेबल वर्सेस क्लेम, रिफाइंड वर्सेस वल्गर्स, इंटेलिजेंट वर्सेस स्टूपिड, गुड वर्सेस बैड, रिलीजियस वर्सेस नॉन रिलीजियस और फ्रेंडली वर्सेस हॉस्टाइल जैसे कि कंस्ट्रक्ट को बहुत लोग अपनी डेली ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्ट्स में इंट्रोडक्शंस में आपको बताया गया कि कैली ने कहा कि कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हर कंस्ट्रक्ट की पहचान होती हैं। पहला कंस्ट्रक्ट एक थ्योरी की तरह होता है जो एक स्पेसिफिक डोमेन ऑफ इवेंट्स को कवर करता है। मतलब हर कंस्ट्रक्ट का ना अपना एक रेंज होता है, यानी कि एक कंस्ट्रक्ट कुछ इवेंट्स पर रेलिवेंट होता है और कुछ इवेंट्स पर नहीं। मिसाल के तौर पर स्कॉलरली वर्सेस नॉट स्कॉलरली कंस्ट्रक्ट ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक चीज़ों को ना समझाने में मदद देता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्ट मैरिज या सिंगल हों जैसे कि टॉपिक के लिए रेलिवेंट नहीं होते। कैली का कहना था कि अगर किसी कंस्ट्रक्ट को इसके ना इंटेंडेड इवेंट्स के बियॉन्ड अप्लाई किया जाए तो इसको ना प्रेडिक्टिव एफिशिएंसी जो है वो गिर जाती है। हर कंस्ट्रक्ट का ना अपना लिमिटेड रेंज होता है, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्ट का रेंज ज़्यादा वाइड होता है, जैसे कि गुड वर्सेस बैड का रेंज बहुत वाइड होता है, जबकि विजिनिटी वर्सेस प्रोस्टिट्यूशन का रेंज नैरो होता है। तो ये फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्ट में मतलब कि अच्छे और बुरे वर्ड्स का कम्बिनेशन बताया गया है कि किस तरह से ये जो है ना वो वाइड होगा या नैरो होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट में इंट्रोडक्शंस में मतलब कि इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ है, इसमें बताया गया कि कैली ने कहा कि पर्सनल कंस्ट्रक्ट को ना इनके कंट्रोल्स के नेचर के मुताबिक क्लासीफाई किया जा सकता है। एक कंस्ट्रक्ट जो अपने एलिमेंट्स को अपने रियलम्स में रख कर इनको दूसरे कंस्ट्रक्ट से एक्सक्लूड करते हैं ना एक्सक्लूड कर देते हैं, इसे ना प्रेम्प्टिव कंस्ट्रक्ट कहा जाता है, और ये एक रिजिड थिंकिंग होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को शेकानो लेबल दिया गया ना तो कुछ लोग इसे ना सिर्फ शेकानो ही समझते हैं, और इनको ना ये नहीं सोचने दिया जाता कि वो इंसान किस तरह किस और अगले से भी और किसी और एंगल से भी देखने के लायक हो सकता है। प्रेम्प्टिव थिंकिंग से इंसान अपने या दूसरों के लिए न्यू तरीक़ों से सोचने का वक़्त जो वो नहीं देता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है प्रेम्प्टिव थिंकिंग, तो मैंने हाईलाइट किया हुआ आप देख सकते हैं। आगे आते हैं पर्सनालिटी ऑफ द पर्सनोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट की तरफ। तो इसमें बताया गया कि कैली ने कभी भी ना एक्सप्लिसिटी पर्सनालिटी का डेफिनेशंस नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने इस कंसेप्ट को ना जनरल टर्म्स में डिस्कस किया। इनके मुताबिक ये है कि पर्सनालिटी इंसान की ना एक्टिविटी को एब्स्ट्रैक्ट करती है, और इस एब्स्ट्रैक्शंस को ना पर्सनोलॉजिस्ट और इन चीज़ों से जनरलाइज करती है जो वो दूसरों के साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को देख कर समझता है। कैली के मुताबिक पर्सनैलिटी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एम्बेडेड होती है। इनका कहना मतलब कि कैली का कहना यह भी था कि पर्सनैलिटी बस इन्हीं कंस्ट्रक्ट के कम्बिनेशंस हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी को समझने और फ्यूचर इवेंट्स को एंटिसिपेट करने के लिए यूज़ करता है। मज़ीद ये कि कैली की थ्योरी के मुताबिक अगर हम किसी की पर्सनैलिटी समझना चाहते हैं ना तो हम उस इंसान के कंस्ट्रक्ट सिस्टम को समझेंगे, और ये समझना होगा कि वो इंसान अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से समझता है और कैसे वो कंस्ट्रक्ट को ऑर्गेनाइज करता है। और यानी किसी की पर्सनैलिटी को समझना बस ये समझना है कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है
और किस तरीके से वो अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। ओवरऑल ये सब कुछ आपको इस लेसन में कैली की थ्योरीज को लेकर बताया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। बायो स्केच भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, क्योंकि जनरल नॉलेज है कैली को लेकर, जो वो पैदाइश वगैरह और कहाँ पे पैदा है, कहाँ पे डिग्री उन्होंने हासिल की, कहाँ पे प्रोफेसर है एक्सेट्रा, किस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं एक्सेट्रा। अच्छा, अब आते हैं इसके इस लेसन के ओवरव्यू को लेकर। और ओवरव्यू देने से पहले मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और आप न्यू सब्सक्राइबर बन जाएंगे। प्लस जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली ये है कि आप सभी मिलकर, न्यू और पुराने सब्सक्राइबर मिलकर, आप जो है ना वो ये फेसबुक पेज को लाइक करते हैं, अगर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, टिकटॉक में फॉलो करते हैं और ट्विटर में भी फॉलो कर दें। अगर आप फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम या टिकटॉक यूज़ करते हैं तो, और प्लीज़ ये भी रिक्वेस्ट है कि इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसको भी सब्सक्राइब कर दें। इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को सभी के लिंक है, मतलब कि इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और प्लस जो है वो ट्विटर का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाजमी तौर पर जो है बारी बारी सबको करते हैं फॉलो और फेसबुक पेज को लाइक। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कैली की थ्योरी क्या है, आपसे क्वेश्चन है। जाहिर से बात है कि फिनोमेनोलॉजिकल है, इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेस्ड है, फोकस करती है ना। और कैली ने बिहेवियर और थॉट्स को किस तरह से बताया था, ये सेट ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट है। और सेट ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट क्या होती है, गुड वर्सेस बैड, मतलब कि अच्छी चीज़ें और उसका मुकाबला बुरी चीज़ों के साथ। फ्रेंडली वर्सेस हॉस्टाइल, मतलब ये कि फ्रेंडली रहता है अपना उसका बिहेवियर किसी के साथ, या फिर हॉस्टाइल रहता है इंसान का बिहेवियर या थिंकिंग किसी को लेकर। अब आ जाते हैं मेन पर साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट को लेकर, मतलब कि ये तो मैंने बता दिया कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी को लेकर, तो ये इसका इंट्रोडक्शन दिया गया था। द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट में जाहिर सी बात है कि इसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है किस तरह से कि पैसिव रिएक्टर्स होता है कुछ स्टिमुलस की सूरत में, और इसमें यही बस पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसको आप स्किप कर लीजिएगा। बाकी जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है। और नीचे आ जाते हैं कैली के बायो स्केच को मैं छोड़ देता हूँ बायोग्राफिकल स्केच को लेकर। तो ये जो है ना वो जनरल नॉलेज ही है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप 2-3 मरतबा पढ़ के ना जहन में बैठा दीजिएगा। बदल ये है कि कॉर्नरस्टोन्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी क्या करती है, तो ये सर्टेन फिलोसफिकल अजम्पशंस है अबाउट ह्यूमन नेचर्स पर जो है ना ये पर्सनैलिटी थ्योरी पे की बेस पर एग्जिस्ट है। और इसमें इतना जो इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये है कि ये जो है हाईलाइट की पॉइंट आपसे घुमा फिरा कर इन्हीं को लेकर पूछा जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज़म्स को लेकर आप जाहिर सी बात है कि एक कंस्ट्रक्ट का मायने क्या है आपसे पूछे जा सकते हैं, और कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज़म्स क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे पीपल एज अ साइंटिस्ट, अच्छा ये जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट है ना इसको मैं कर लेता हूँ, फिर भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक। ओके, तो इसको आप 1-2 दफ़ा पढ़ लीजिएगा। पीपल एज ए साइंटिस्ट को लेकर जो है कैली ने कौन सा जो मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी प्रपोज किया था ये हाईलाइट किए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फर्दर यहाँ से लेके कैली ने क्या प्रपोज नहीं किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, बस इनको हाईलाइट करके ना देख लीजिएगा, क्योंकि लेसन जो है ना वो लेंथी तो हैं इनके लेसन, कवर मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि जितना मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो लिहाजा मैंने 25 से 35 मिनट के दरमियान जो है वो लेसन का ड्यूरेशन रखा हुआ है।
तो अब हो रहे हैं 30 मिनट, तो लिहाजा आपको मैंने जो कुछ भी बताया इस लेसन के हवाले से, अगर कुछ पॉइंट या कोई लफ्ज़ या सेंटेंस आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई कर दी जाएगी। आप लाजमी तौर पर जो है वो इस पर्सनैलिटी थ्योरी के तमाम जो लेक्चर्स हैं इनको लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी जो लेसन्स हैं लेंथी तो है, लेकिन रियल लाइफ में प्लस आपकी कैरियर लाइफ में बहुत ही जो है वो इंफॉर्मेटिव होंगे किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।